हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। तैयारी अब करनी है कंधे पर सितारे सजाने की, यानी कि सीपीएसआई की वैकेंसी आपको सभी को पता है कि आ चुकी है। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस से पेपर कराएंगे, फिर इसके बाद फिर जो भी चीजें मोस्ट एक्सपेक्टेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी चीजें हम कराएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन वो आपके होंगे 8 बजे, मतलब शाम वाली क्लास में। जो भी आपके डाउट होते हैं, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट है, डिस्क्रिप्टिव चीजें पढ़नी है, तो आप आइए शाम वाली क्लास में। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज पहली क्लास है तो एनर्जी भी बहुत खास होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो। ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल, एक उम्दा क्लास का एक मोटिवेशन कोट है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर आप अपनी मेहनत को आदत बनाइए। आदत दो तरह की होती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। बुरी आदतें बड़ी तेज लगती हैं, अच्छी आदतें धीरे धीरे लगती हैं, लेकिन लगती जरूर है ना। दवाई जो होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे असर करती है, लेकिन असर करती जरूर है। तो आप एक काम करो, अच्छी आदत को धीरे धीरे, मतलब एक तरह से दवा की तरह लेना शुरू करो। तो धीरे 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 करके अपने आप ही वो एक दिन असर दिखाना शुरू कर देगी। और असर जब दिखाएगी तो आपके सामने कामयाबी खड़ी होगी, आपके हाथ में, मतलब एक सरकारी, एक गवर्नमेंट जॉब होगी, आपके कंधे पर सितारे होंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का जो सबसे पहला सवाल है, यानी कि इस पहली क्लास का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है, जरा इस पे बहुत ध्यान से नजर डालिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर एक वस्तु खरीदता है और फिर 30% के लाभ पर इसको बेच देता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि पहले अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। मान लो अगर सपोज करो अंकित मूल्य मेरा 100 है, ये मेरा एमपी है। एक बार पेन चेंज कर लूं, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मेरा अंकित मूल्य क्या है, 100 है, तो कह रहा है आपसे इस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। भाई 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो अब इस पे कोई चीज बेची गई होगी, क्यों भाई, है ना। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि फिर इस वस्तु को, ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति फिर इसे 30% लाभ पर बेच देता है। तो बताओ, अब 30% अगर लाभ पर बेचेगा तो मेरे दोस्त फिर इसी पर तो लाभ लेगा, यानी कि जिसने खरीदा वही तो दोबारा लाभ लेगा, कि ये वाला लाभ लेगा। ये तो अब इसका काम ही खत्म हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर था, इसका काम ही खत्म हो गया। अब जिसने खरीदा वो प्रॉफिट लेगा। तो सपोज करो अगर 30% का प्रॉफिट लेता है, तो आप मुझे बताओ कि 30% 70 का निकलेगा कितना। तो आप जानते हो 7 या 21 निकलेगा, यानी कि 7 या 21 लिखा निकला, तो कुल मिला के 91 यूनिट मेरा क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। क्यों भाई, 21 मेरा प्रॉफिट, 70 मेरा एसपी, उसके लिए तो सीपी होगा। सीपी और प्लस 21 रुपए प्रॉफिट, कुल मिला के 91 रुपए बने या 91 यूनिट बने। अब ये आपका विक्रय मूल्य, आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य, ये तो यूनिट में आपने लिख लिया, लेकिन यूनिट में असल में जो विक्रय मूल्य है वो है 427, ठीक है, रुपए 70 पैसे। अब ना इसको आप फटाफट से सॉल्व करना शुरू करो। फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे, आप ना एक काम करो, आप पहले 13 से काटो। तो 13 से काटोगे, 13 सत्ते 91 होगा, क्यों भाई। और 13 सत्ते 91, 13 से काटा तो 13 तिया 39 हुआ, ये बात आप जानते हो। 39, यहां बच गया कितना, 3, ये हुआ 37। तो 13 दूना 26, ठीक है, और 13 नवा 117। यहां लगा दो डेसिमल, यहां लगा दो 0, फिर 7 से काट दो। देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है भाई। 7 चौके 28 हुआ और 7 सत्ते 49, ठीक है भाई। यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4 रुपए 70 पैसे। अब एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपए 70 पैसे है, तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। भाई मैंने अंकित मूल्य 100 यूनिट माना था, एक यूनिट बराबर 4 रुपए 70 पैसे, तो 100 यूनिट बराबर 470 रुपए। क्यों भाई, 470 रुपए, 470 रुपए। देखो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट, है ना, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको जरा ध्यान से पढ़ो और फिर इसके बाद करते हैं इसको। ध्यान से पढ़ो सबसे पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन, यहां भी एक्स क्यूब ही है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस के स्केयर का होल स्केयर है, प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस पी का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। अगर
ये दोनों की वैल्यू ही 0 के बराबर है, तो याद रखना ये तभी होगा जब ये अलग अलग 0 के बराबर हो। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भाई साहब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। इतनी बात तो आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ही ये दोनों मिला के 0 बनेंगे। अदरवाइज कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी और जोड़ के तो हम मतलब 0 नहीं ला सकते। क्लियर है? चलो अब फटाफट से एक एक वैल्यू 0 के बराबर करो। अगर एक वैल्यू 0 के बराबर करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस के, इसका होल स्क्वायर करोगे या ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर करोगे तो स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जरा देखो x³ प्लस 1/x³ दैट इज इक्वल टू के बराबर, और सेम इसी तरह से x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू पी के बराबर। क्यों मित्र? क्लियर है ना? अब देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि k अपॉन पी की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मित्र यहां से k की वैल्यू यहां से उठा लो, तो k की वैल्यू है x³ प्लस 1/x का क्यूब बटा p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू ये है, यानी कि x प्लस 1/x। इसको सॉल्व करोगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में तो होता है क्या, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b। क्यों मित्र? a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी। तो a और b का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब सभी को इतनी बातें क्लियर है? फिर आ जाओ यहां पे x प्लस 1/x। देखो मित्र इस वाली चीज से ये वाली चीज होती कैंसिल आउट, इसको स्क्वायर बनाओ फटाफट से। इसको स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने एक नहीं 1000 बार बताया है, मैं फिर बता देता हूं। एक काम करो, इसमें 2 जोड़ दो और 2 घटा दो। जब 2 जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 मिलके ये बना जाएगा, याद रखना ये बना जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 3 दे देगा। माइनस का 3 कैसे? मैंने 2 जोड़ा भी और 2 घटाया भी है, तो 2 घटाया तो घटाने वाला इसमें जुड़ जाएगा और जोड़ने वाला इसके साथ मिलके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, x प्लस 1/x की वैल्यू है p, तो x प्लस 1/x की वैल्यू रख दो p, तो p का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3। तो बाबू ये आपका हो जाता है उत्तर। क्लियर है? अरे भाई बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x का क्यूब p का स्क्वायर और माइनस का 3। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, इसको फटाफट से करो इसको। देखो कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई, हम बहुत ज्यादा चीजों को मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई व्यास का 2/3 है। इसका मतलब ये अगर व्यास होगा तो ये मेरे बेलन की ऊंचाई होगी, हाँ या ना? यानी कि 3 अगर मेरा व्यास है तो 2 मेरे बेलन की ऊंचाई है। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, अगर 6 मेरा व्यास होता तो 4 मेरे बेलन की ऊंचाई होती। क्यों भाई? अगर 6 मेरा व्यास होता तो 4 मेरे बेलन की ऊंचाई होती। अच्छा अब एक काम कर दो, ये तो आपका 2r है, 2r का मतलब व्यास, ये 2r था और ये तो आपका हाइट, ये आपकी हाइट थी। एक काम करो, आप 2r की जगह सिर्फ और सिर्फ r लिखो। r का मतलब त्रिज्या, व्यास का मतलब 2r। तो अगर 2r बराबर 6k है तो r बराबर कितने के होगा सर जी? 3। और h बराबर कितने के है? 4। यानी त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो निकला कितना? 3 और 4 के। पता है समझ में? मैं कहता कि अगर मेरे दोस्त अगर व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछे तो ये 3:2 था, ठीक है, और अगर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछे तो ये होगा 3:4 के। बात क्लियर हो गई? आगे चलिए फटाफट से। आप चाहो तो त्रिज्या के साथ x लगा सकते हो, ऊंचाई के साथ भी x लगा सकते हो, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये ऊंचाई है, ये आपकी त्रिज्या है। क्लियर? चलो अब देखो, कह रहा है कि एक गोले के आयतन के बराबर है, इसका आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, यानी कि बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। फटाफट से यहां कर लो, बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर कर लो, तो पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेलन का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। r की वैल्यू 3x, तो 3 का स्क्वायर करो फटाफट, 3 × 9x स्क्वायर
h की वैल्यू कितनी है 4x, तो भैया 4x लिखो फटाक से। यहां 4/3 गुणा r का क्यूब। मेरे दोस्त r का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है, तो r का क्यूब पूछा जा रहा है। देखो गोले की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। क्यों भाई, यही तो होगा। चलो फटाफट से देखो, ये तो कट गया, इससे कट गया ना, यानी x का क्यूब दैट इज इक्वल टू 64/27। तो x बराबर किसके हो जाएगा सर जी, 4/3 के, है ना। x क्यूब बराबर 64/27 के, तो x बराबर 4/3 के। आपसे पूछा क्या जा रहा है मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ। मेरे दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, यही तो होता है वक्र पृष्ठ। 2 को 2 ही रहने दो, पाई को पाई रहने दो, क्योंकि पाई में आंसर ही है। r की वैल्यू कितनी है भाई, r की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू यहां पुट करो, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 चौके 16/3 के बराबर। ये h की वैल्यू, मैंने x की वैल्यू यहां उठा के पुट किया, याद रखना। तो ये हो गई 4 और ये हो गया 16/3, तो यहां 4 लिखो और यहां 16/3 लिखो। तो 16 चौके 64 दूना 128, 128 पाई और बटा 3 है, तो 3 को तो रखना ही पड़ेगा। तो ये आ गया आपका क्या, वक्र पृष्ठ, यानी कि CA कर्व सरफेस एरिया, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया 128 पाई/3। ये देखो करेक्ट आंसर है ये वाला। एकदम सारी चीज क्लियर है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको जरा फटाफट से लगाते हैं। देखो जैसे मैं कर रहा हूं, ये एवरेज का सवाल है, वैसे ही करिए, अदरवाइज चीजों को आप गलत कर बैठेंगे। कैसे करना है मैं दिखाता हूं। यहां पे देखो कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 28.8 है, तो 19 संख्याओं का जो औसत है वो 22/8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से पहली 10 संख्या, भाई पहली 10 संख्या इनका जो औसत है वो है 18.4, ठीक है। और कह रहा है अंतिम 10 संख्या का औसत 28.6 है, अंतिम 10 संख्या का औसत 28.6, ठीक है। याद रखना इनमें एक नंबर कॉमन है, वो है 10वां नंबर, ठीक है। यानी कि जब हम कंपेयर कराएंगे तो जो यहां पे फालतू बचेगा, देखो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि औसत अगर हमें दिया हो तो इन दोनों का, इन सभी का डिफरेंस 0 आना चाहिए। अब चूंकि इसमें एक नंबर फालतू है, यानी कि 10वां नंबर फालतू है, तो डिफरेंस 0 नहीं आएगा, फिर डिफरेंस कुछ ना कुछ फालतू फेंक देगा, और फालतू फेंक देगा तो उसी डिफरेंस को हम इसमें जोड़ के 10वां नंबर लाएंगे। ये है लॉजिक, समझ रहे। तो पहले ये देखो कंपेयर कराओ, ये वाला नंबर कितना कम है, फटाक से देखो। तो ये वाला नंबर कितना कम है, तो ये 4 है, आप ये बात जानते हो 4 है, ठीक है। यहां घटाओगे तो 4 है, और 8 4 12, ठीक है, 8 4 12 यानी कि 44। मेरी बात ध्यान समझना, ये 4.4 कम है, ये वाला नंबर 4.4 कम है, लेकिन ये 10 आंकड़े हैं। तो एक बात याद रखना, एक आंकड़े पे, एक नंबर पे ये 4.4 कम है, तो अगर 10 बार ऐसे ऐसे करके कर दिया जाए, 10 बार, तो हर बार 4.4 4.4 4.4 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम 4.4 10 बार जोड़ने से अच्छा है कि 10 का इसमें गुणा कर दो, तो 10 का गुणा करोगे तो आएगा 44। सेम काम यहां भी करना है। तो यहां पे अगर करोगे तो ये वाला नंबर तो ज्यादा है 28, इसमें घटाओगे 8 8 16 यानी कि 8 हो गया। क्यों भाई 8 हो गया, क्लियर। फिर यहां देखो ये हो गया 27 के, तो ये हो गया 58 के। याद रखना ये कम था और ये ज्यादा था, ये कम था ये ज्यादा था, दोनों में घटाओगे तो आएगा 14 प्लस का 14। अब मैंने कहा था ना कि जो डिफरेंस देखो असल में होना ये चाहिए कि ये अगर करेक्ट औसत है, क्योंकि ये दिया हुआ है ये करेक्ट औसत है, तो ये जो डिफरेंस आना चाहिए 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक नंबर हमने फालतू इसमें ले लिया, ये 19 नंबर है, ये 20 नंबर है, इसलिए ये 14 फालतू फेंक दे रहा है। अब जो जो बीच वाला नंबर यानी कि 10वां नंबर जो है वो हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ये जो फेंक रहा है फालतू इसमें इसको ऐड करना होगा। तो 14 में से अगर हम ये ऐड करेंगे तो आएगा 36। कितना आएगा भाई, यानी कि 10, यानी कि 10वां नंबर, 10th नंबर क्या आएगा, 10th नंबर क्या आएगा, देखो ध्यान से, 10th नंबर क्या आएगा सर जी 36.8 के, ये 10th नंबर, ये 10वां नंबर है। अब कह रहा है अगर इसी नंबर को हम हटा दें, सवाल क्या कह रहा है कि 10वीं संख्या को ही अगर हटा दिया जाए तो शेष का औसत कितना होगा। तो मेरे दोस्तों देखो ध्यान से, पहली बात तो यह है कि 19 संख्या, देखो यहां पे 19 संख्याओं का औसत 22.8 है, 18 संख्याओं का औसत
क्या होगा मेरे दोस्तों, 18 संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 19वीं संख्या यानी कि 19th नंबर अगर 36.8 है, 36.8 है। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सही। अब जरा देखो, यहां से अगर मैं यहां कंपेयर कराऊंगा तो ये तो प्लस का 14 ज्यादा है, ये दिख रहा है प्लस का 14 ज्यादा है। मैंने कहा है कि औसत मेरा करेक्ट है, अगर औसत करेक्ट है तो ये प्लस का 14 है तो ये माइनस का 14 आना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये 14 कम है लेकिन है कितने आंकड़े, ये 18 आंकड़े हैं, तो 18 से भाग दो, क्योंकि हमें एक आंकड़े पे प्राप्त करना, औसत हमेशा निकालने के लिए एक आंकड़े पे प्राप्त करना पड़ेगा। अब यहां से अगर काटना चाहते हो तो काट लो, देखो ये हो जाएगा 70 है ना, ये 7 हो जाएगा, सॉरी 70 कैसे होगा, ये होगा 9, तो 7/9, तो 7/9 को काटोगे तो आप एक काम करो, इसको आप 7 ना मानो, इसको आप ये समझो कि आप इसको, क्योंकि पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा, पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा, बिना पॉइंट के तो जाएगा नहीं, तो मतलब 9×8 = 72, 9×7 = 63, इसको 9×8 = 72, इसको 72 मानो, तो 9×8 = 72 यानी कि पॉइंट का 8 रखो, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू निकालनी, अदरवाइज हमारे पास देखो कोई भी डेसिमल में आंसर नहीं है। अब ये वाला माइनस था तो ये भी वाला माइनस होगा, हमें ये औसत प्राप्त हुआ है, औसत में कितने की कमी, 0.8 की, तो हमारे पास कितना औसत था 22, तो इसका औसत कितना होगा, इतने की कमी हो जाएगी, यानी अब औसत कितना होगा मेरे दोस्त 22, 18 संख्याओं का औसत कितना बनेगा 22। बात समझे, हम कर क्या रहे थे, अगर प्लस था तो इसमें जोड़ रहे थे, ये माइनस आया तो इसमें घटाएंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे माइनस वाले को घटाएंगे, तो हमारा औसत क्या बना, 18 संख्याओं का औसत क्या बना 22। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि 342 मीटर, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया यार, 342 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, मेरे दोस्त 54 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में फटाक से बनाओ, एकदम एकदम तुरंत, तो 54 किलोमीटर पर घंटे को, मैंने कहा था ना 18 का पहाड़ा याद है, 18 × 3 = 54, तो फटाफट 3 का पहाड़ा पढ़, मतलब इन 5 का पहाड़ा पढ़ दो 3 बार, तो 5 × 3 = 15, 18 किलोमीटर पर घंटे को हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड, फटाक से तुरंत। अब ये तो है ट्रेन की लंबाई और ये रही पुल की लंबाई, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो ये थोड़ी देख रही पुल है कि प्लेटफॉर्म है, तो सब एक ही साथ पार करेगी, तो पार कर गई अपनी लंबाई और पुल की लंबाई, तो फटाफट बताओ कि कितनी लंबाई पार करी, तो 8 2 10 हो गया 0, 4 3 7 और 1 हो गया 8, यानी कि 3 कितना हो गया ये, ठीक है 4 3 7 यानी कि 78, ये टोटल डिस्टेंस है। आपको चाहिए क्या, टाइम, क्या चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 15, तो 15 × 5 = 75 हो गया, ये तो ठीक है, क्यों 15 × 5 = 75, लेकिन 15 दूना 30 भी तो होता है, कुल मिला के 52 सेकेंड, तो ये बड़ा इजी हो गया 52 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक ठोस लकड़ी के घन के अधिकतम संभव आकार का एक पूर्ण गोलाकार बेलन काटा जाता है, ठीक है भाई, मतलब यह है कि एक घन से एक क्या काटा जाता है, एक बेलन काटा जाता है, कह रहा है कि घन का शेष पदार्थ मूल घन का कितना प्रतिशत है, घन का शेष पदार्थ मूल घन का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान से देखो भैया, पहली बात तो यह है कि मान लो अगर ये घन है, ठीक है, और यहीं से मैं क्या काट रहा हूं, बेलन काट रहा हूं, यहीं से मैं क्या काट रहा हूं, बेलन काट रहा हूं, क्या काट रहा हूं, बेलन काट रहा हूं, ठीक है भाई, अगर यहीं से मैं बेलन काट रहा हूं तो आपसे कह रहा है कि घन का शेष पदार्थ का मूल घन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, घन का कितना प्रतिशत है, कह रहा पाई की वैल्यू ये है। मेरे दोस्त इसमें बहुत इजी चीजें हैं, इजी ये है कि मान लो अगर सपोज करो मैं कुछ चीज मान लेता हूं, ये कह रहा है घन से, ठीक है, तो एक बात बताओ, घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का आयतन होता है a क्यूब, ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है घन का आयतन, ठीक है। आपको ये पता है, क्या पता है भाई, आपको ये पता है कि जो बेलन का जो घन का भुजा होगा वो बेलन का व्यास होगा, यानी कि जो बेलन का त्रिज्या होगा वो घन की भुजा बटे 2 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, मैं इन तभी का रेशियो ले रहा हूं, चिंता मत करो, मैं इन सभी का रेशियो, और ऊंचाई क्या होगा, मेरे तो ऊंचाई यही तो होगी, यानी कि बेलन का जो ऊंचाई होगा वो घन की भुजा होगी भाई, इतनी ही बात है। चलो a क्यूब को हम a क्यूब भी लिखेंगे, पाई की वैल्यू हम लिखेंगे, अरे ये रेशियो मैं ले रहा हूं,
22/7। आर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, आर की वैल्यू a/2, तो स्क्वायर करो फटाफट से, a²/4, और h की वैल्यू तो यही है, तो ये देखो इससे कट जाता है। समझदार हैं आप, बिल्कुल समझदार है। यहां से काटोगे भैया तो ये हो जाएगा 11 के, यहां हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो गया 14 और ये हो गया 11। यानी कि भैया ध्यान से देखो, ये है घन का आयतन और ये है बेलन का आयतन। अब फटाफट से मुझे ये बताना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर मैं बेलन को काट के निकाल रहा हूं, अगर मैं बेलन काट के निकाल रहा हूं तो मैं 11 यूनिट काट के इसमें से निकाल दे रहा हूं, तो मेरे पास बच कितना रहा है भाई, मेरे पास सीधी सीधी बात है, मेरे पास 3 यूनिट क्षेत्रफल बच रहा है। अब यही 3 यूनिट ये 14 का कितना प्रतिशत है, यही मुझे बताना है। 3 यूनिट 14 का कितना प्रतिशत है। तो आप ये बात जानते हो सर जी, 1/14 को हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में सर जी मैं लिख सकता हूं कि 7 सही 1/7%। 1/14 को और 3 को मैंने बाहर निकाल लिया तो 3 से गुणा भी कर दो, यानी कि 7 तियां 21 सही 3/7%। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ये मेरा करेक्ट आंसर। जहां भी 21 से रिलेटेड दिखे, अच्छा मुझे ये करना भी पड़ेगा, तो मैं अगर करूंगा, मान लो ये दो चीजें 21 टैली कर गई हैं, तो मैं इसको काट लूंगा ना, काटे तो आता है। देखो 7 चौक के 28, यानी कि लगभग लगभग 5 के बराबर, 7 चौक के 28 लगभग लगभग 5 के बराबर। इसको काटता तो आता है आपको, 7 चौक के 28 कर दोगे यानी कि 4 पॉइंट समथिंग 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 जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग 21.5 के आसपास आएगा आंसर। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं 5 महिलाएं, तो 3 देखो ध्यान से, 3 मेल और प्लस 5 वुमेन मिलकर किसी काम को 6 दिन में निपटा देते हैं। आगे कह रहा है कि 4 पुरुष यानी कि 4 मेल और प्लस 9 वुमेन मिलकर किसी काम को 4 दिन में। यहां से आप एक काम कर लो 2, यहां से आप 3 कर लो। ये तो जानते हो M1D1, 3 से गुणा कर दो, 3 तिहाई 9 M प्लस 15 W दैट इज इक्वल टू 8 M दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस 18 W। तो M बराबर हो जाएगा 3W के, यानी एक आदमी बराबर 3 औरत के। कहीं भी पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, एक आदमी बराबर 3 औरत के, तो 3 पुरुष बराबर तो कितने औरत के, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, 9 और 5 14, कुल मिला के मेरे भाई 14 वुमेन। इसको मैं 14 औरत लिख सकता हूं, कैसे, 3 पुरुष को मैं औरतों में चेंज कर दूंगा, तो 3 तिहाई 9 पुरुष, यानी कि 3 पुरुष बराबर 9 महिलाएं, तो 9 और 5 14, कुल मिला के 14 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। आपसे क्या कह रहा है कि 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, कह रहा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी अगर काम 7 दिन में खत्म होता है, तो 7 ये 14 है भाई, 17 थोड़ी है, ये 14 है, 7 दूना 14, 6 दूना 12 है। कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त, 12 महिलाओं की। कितनी भाई, 12 महिलाएं। आता है ऐसा सवाल, याद रखना। नेक्स्ट ये भी देखो जरा फटाफट, कह रहा है कि एक नल ए बी क्रमशः 15 और 10 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि सी पूरे टैंक को x मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी यानी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक पूरी तरह से 8 मिनट में भर जाता है। यानी ए किसी टैंक को भैया 15 मिनट में, बी किसी टैंक को 10 मिनट में ये भर सकता है। जब ए प्लस बी और माइनस सी यानी खाली करने वाला तीनों ही एक साथ काम करते हैं, तो मेरे दोस्त फिर 8 घंटे में टोटल काम खत्म होता है, मतलब 8 घंटे में टंकी भरती है। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 120 आएगा। फटाफट क्षमता निकालो, 15 × 8 120, 10 यानी कि ये कितना हो, 15 × 8 120, 10 12 कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, ठीक है, 4 तिया 12, 8 से काटो, तो 8 से अगर काटोगे तो 4 से क्या, 4 तिया 12 यानी कि 15 हो जाएगा, क्यों भाई, ठीक है। अब ए और बी मिलकर अकेले ही 20 बना रहे हैं, यानी ए और बी मिलकर 20, तो बी की क्षमता तो मतलब आई मीन सी की क्षमता तो घटेगी, तो कितना घटाऊं कि 15 हो जाए, तो 5 घटा दो, यानी कि सी की क्षमता कितनी, 5 है, यानी कि 120 आपसे कह रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा है 120 नहीं, आपसे कह रहा है 120 का 3/8, यानी कि टोटल टैंक का 3/8 और कितनी क्षमता से मेरे दोस्त, 5 क्षमता से कितने देर में खाली कर देगा। तो आप ये बात जानते हो, जब मैं इसको काटूंगा तो आएगा 15, ठीक है, जब मैं यहां काटूंगा तो आएगा 3, तो कुल मिला के 3 तिहाई 9 मिनट, तो 9 मिनट में मेरे दोस्त वो टंकी के 3/8 भाग को भर देगा, 9 मिनट में टंकी के 3/8 भाग को भर देगा, ठीक है, 9 मिनट टंकी के 3/8 भाग को भर देगा। क्लियर भाई, ये देखो जरा,
ये भी अच्छा सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपसे कह रहा है कि कोई त्रिभुजीय एक आकृति है जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है 7, 12, 120, 170 और 200, 250। तो अब एक काम करना ना, अब इसको सिर्फ 12, 17 और 2.5 मतलब इन 25 लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करना। सिर्फ यही लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करो, जीरो को छोड़ दो। आंसर जो भी आएगा हम सिर्फ शुरू के कुछ डिजिट लेके आंसर निकाल लेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पास 0 0 0 है, तो शुरू के कुछ डिजिट लेके हम आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखो कह रहा है कि इस दर का मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई ये क्षेत्रफल, यानी 1 यूनिट क्षेत्रफल में इतना रुपया आपको खर्चा करने के लिए दे रहा है वो। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या, फिर हमें त्रिभुज का तो क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस में हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वहां पे हमें एस यानी कि अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप फटाफट से निकालो। देखो 7 5 12 12 2 14 है ना, 7 5 12 2 14 के 4 हुआ, कैरी हो गया 1 के, है ना, और 2 2 4 और 1 5। तो भैया ये बटा 2 करोगे तो आएगा 27 के। किसके आएगा? 27 के। तो अगर ये 27 होगा तो हेरोन्स फॉर्मूला से आप क्या निकालो? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये पता है सर जी, अंडर रूट एस का मतलब 27 होता है। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। और 12 जब इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 15। जब मैं 17 घटाऊंगा तो आएगा 10। जब मैं 25 घटाऊंगा तो आएगा 2। तो 15 दूना 30 यानी कि 300। 300 हुआ और ये हो गया कितना? 3 दिया है 900। अच्छा ये 900 हो गया तो यहाँ 300 बाहर आएगा, मतलब 30 बाहर आएगा। और यहाँ 9 बचा। देखो मैंने यहाँ इसको 9 गुणा 3 कर दिया और 3 को मैंने इसके साथ ले लिया, तो ये तो मुझे 3 दे देगा और बाकी ये सभी मुझे 30 दे देंगे। ठीक है भाई, यानी कि क्षेत्रफल क्या आ गया मेरे दोस्त? क्षेत्रफल आ गया 3 3 9 90। क्षेत्रफल क्या आ गया सर जी? क्षेत्रफल आ गया 90। ये क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है 1 यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर में हमें इतने रुपए दे रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर में हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? यानी कि 7.4 से आपको क्या करना है? सीधे सीधे गुणा करना है। ठीक है भाई, तो 9 से गुणा कर दो, 0 हो गया, या ऐसे ही कर दो, 9 चौके 36 के 6 हो गया, और 9 36 के 6 हो गया। आप चाहो तो देखो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 यही है, या आप आंसर मार्क के निकल सकते हो, क्योंकि हमने 0 0 छोड़ा भी है तो वो भी तो कुछ 0 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी हो सकता है भाई। 6 6 कर देना, और जो भी चीजें होंगी वो आगे तो आएंगी बिल्कुल आएंगे। हमने क्या किया? 0 0 छोड़ दिया। ठीक है, हमें आंसर से मतलब है, क्यों भाई? चलो नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए कुल पूंजी का 33 से 1/3 निवेश करता है। भाई 33 से 1/3 की फ्रैक्शन निकाल लो फटाफट से। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन निकाल लिए, तो आपसे कह रहा है कि एक कुल पूंजी का, अगर कुल पूंजी 3 हो मेरे दोस्त, कुल पूंजी 3 हो तो ए कितना निवेश करता है? ये भाई 1 निवेश करता है। क्यों? कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी का 1/3 यानी 3 का 1 भाग कौन निवेश करता है? ए। कह रहा है कि शेष पूंजी का 33 से 1/3, मेरे भाई 3 पूंजी का 1 भाग कौन निवेश कर गया? ए। तो बचा कितना है? 2। अब इस 2 का क्या निकालो? 33 से 1/3 यानी 1/3, तो 1/3 इसका निकलेगा नहीं। एक काम करो मेरे दोस्त, एक काम करो, करना यह है कि जैसे मैंने यहां पे टोटल पूंजी 3 माना है, तो अगर मैं टोटल पूंजी को 6 मान लेता, क्या मान लेता? अगर मैं 6 मान लेता, ठीक है, अगर मैं 6 मान लेता, क्लियर है भाई? अगर मैं 6 मान लेता तो इसका मतलब यह है कि फिर मैं यहां पे 2 निवेश करता, या 6 ना मानू और कुछ मान लू, क्या 9 मानो। ठीक है, 9 मानोगे तो आसान होगा, 9 मान लो, तो 9 मान लो फटाफट से। तो अगर 9 मैंने माना, टोटल पूंजी मैंने 9 माना, तो ए ने इस टोटल पूंजी का 33 से 1/3, यानी 33 से 1/3 जब निकालोगे तो 1/3 ही तो निकलेगा। तो 1/3 यानी कि मैंने 3 यूनिट पूंजी तो मैंने ए के साथ निवेश कर दिया, बचा है मेरे पास कितना? 6 यूनिट पूंजी। अब कह रहा है कि इसी शेष का 1/3 कौन निवेश करता है? बी। तो भैया कुल मिला के बी कितना निवेश कर गया? 2 यूनिट। तो बाकी का बचा कौन निवेश करेगा? बाकी का बचा सी निवेश करेगा, यानी कि 3 2 5 यूनिट ए और बी निवेश करके हमारे पास कुल 9 यूनिट पूंजी थी, तो सी वाला कितना निवेश करेगा? 4 यूनिट, क्योंकि टोटल मिलकर 9 होने चाहिए और 9 तो हो रहे हैं। अब आगे देखो, कह रहा है कि यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना ये है, तो भैया इसी के जिस अनुपात में पूंजी लगती है ना, उसी अनुपात में लाभ भी बढ़ता है। तो 3 2 5 4 9, तो 9 बराबर किसके हो जाएगा? 20 इसके। ठीक है, तो 9 से काटोगे, 9 दूना 18। ठीक है, आपसे पूछ क्या जा रहा है? सी तथा बी के लाभ, कह रहा है कि सी बी के लाभ से कितना अधिक है? सी बी के लाभ से कितना अधिक है? तो 2 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो
अपना एक काम करो, पहले 2 से गुणा ही कर दो, पहले 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दो, फिर 9 से काट लेना हमें, क्योंकि 2 ही यूनिट की वैल्यू चाहिए। 2 से यहां भी गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 से गुणा करोगे, ध्यान से देखो, तो ये 0 हो गया, 25 दूना 50, ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 25 दूना 50 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है ना। 2 पंजे 10, हाँ ठीक है, ओके। अब यहां पे 2 कर लो, यहां से 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 चौके 36 और 9 पच्चे 45, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। कितनी आ गई भाई? 4500। तो देखा भाई, ये है चीजें। चलो आज इतना ही रखेंगे हम, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन याद रखना, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक आपके कंधे पर सितारे नहीं लग जाते, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक ये सफर जारी रहेगा। आपके साथ लगातार हम बने हुए हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।